हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैरिज कैसे वर्क करता है, हमारी ज़िंदगी में मैरिज का जो फिनोमेना होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि शादी है क्या। आकांक्षा बताओ, क्या है शादी, क्या होती है? ओह, गहरी बातें, दो आत्माओं का बंधन और कशिश मयूर क्या कह रहे हो मयूर, क्या है ये? झूठी झूठी बातें हैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज मयूर के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज है, आकांक्षा के हिसाब से दो आत्माओं का संगम है, बंधन है। कशिश रिया, आपके हिसाब से क्या है शादी? धोखा। शाबाश, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही हैं। मयूर, ये अभी से हो रखा है कि बर्बादी है? मयूर, ये ऐसा तुम लोगों का आंसर है कि मैंने तुम लोगों को पिछले कुछ सालों में ऐसा बना दिया है ना? और कौन सा सोर्स है? और अगर मैं ही शादी कर लूँ तो? चलो, देखो शादी क्या होता है, जोक्स अपार्ट। यहाँ पर जो भी देखो अंग्रेजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इस पे इन बकवास पे मत जाओ। शादी बेसिकली एक प्रकार का, मैं आपको एक अच्छी डेफिनेशन देता हूँ। शादी एक प्रकार का एक सोशल एग्रीमेंट होता है। शादी एक सोशल एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में। वो दो लोग कौन होते हैं बताओ? मेल और फीमेल। लेकिन जैसा कि मयूर ने एक कीवर्ड हाईलाइट करा यहां पर, जब मैंने पूछा कि वो दो लोग कौन होते हैं, तो मयूर ने बोला जर्नली मेल और फीमेल होते हैं। लेकिन जब ये चीज़ आई गई है हमारे सामने कि जर्नली है, तो यानी कि सिर्फ मेल और फीमेल के बीच में ही शादी होगी, ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट of marriage between male and female is not a universal concept. Marriage can happen within male and male also, female and female also, within transgenders। एंड आप अगर लिंक बना लो मेल फीमेल और उसके साथ LGBTIQ के साथ, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्सुअल्स एंड क्वीट्स। ठीक है। लेकिन जर्नली दुनिया में आपको 90% से ज़्यादा शादियाँ जो हैं वो मर्द और औरत के बीच में ही देखने को मिलती हैं। तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, मैरिज एक सोशल एग्रीमेंट होता है। अगर हम मेल और फीमेल को एग्जांपल मान के चले, मैरिज इज अ सोशल एग्रीमेंट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स जनरली। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड पे ध्यान देना, गौर फरमाना। मैंने क्या बोला आपको? ये एक सोशल एग्रीमेंट है। सोशल क्यों? शादी को शादी तब माना जाता है, ये सिर्फ मैं भारत के समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर के समाज की बात कर रहा हूँ। शादी को शादी तब माना जाता है जब उसके पीछे सोसाइटी की बैकिंग को, सोसाइटी की एक बैकिंग हो, एक सपोर्ट हो। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके पीछे एक सोशल वैलिडेशन हो। अब ऐसा नहीं हो, अब ऐसा तो नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि अगर समाज अगर दो लोगों के बीच में विवाह को एक उसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगा, या समाज की नज़रों में ये विवाह गलत तरीके से हो रखा है या ये होना ही नहीं चाहिए था। समाज देखो कोई होता नहीं है वैसे तो, क्योंकि समाज
इंसानों से ही बना होता है। इंसान ना हो तो समाज की कोई महत्वता नहीं है, समाज के टर्म की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। इंडिविजुअल की वर्थ सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है, उसके बाद शुरू होती है समाज की कोई औकात। क्योंकि समाज बना ही इंसानों से है, तो इंसान को तो हमें प्राइमरी लेवल पर एक प्राइमेसी के साथ तो देखना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी समाज जो होता है वो एक बैकिंग का काम, एक सपोर्ट का काम, एक वैलिडेशन का काम करता है शादी पे, मतलब शादी के लिए। क्योंकि समाज की नज़रों में, समाज के सामने जो होती हुई जो शादी होती है वो शादी मान्य होती है, रेदर देन किसी को भगाकर ले जाना, ज़बरदस्ती किसी से शादी करना, गन पॉइंट पर किसी से शादी करवा लेना। वो शादी समाज की नज़रों में शादी नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ समाज की नज़रों में। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट होता है, क्योंकि समाज के सामने अगर आपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रखे हैं, आपने 7 फेरे ले रखे हैं, आपने कबूल है कबूल है कबूल है बोल रखा है, आपने चर्च के सामने, फादर के सामने जो है आई डू बोल रखा है, उसके बाद बहुत अच्छी किसिंग होती है दो कपल्स के बीच में, तो दो लोगों के बीच में। तो ये सब जो अलग अलग धर्मों के अनुसार सोसाइटी की प्रेजेंस में जो शादी होती है, जो इस प्रकार का सोशल एग्रीमेंट होता है, जो सोशल अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सोशल अरेंजमेंट होता है, उस शादी को मान्यता मिलती है और उसी को शादी बोला जाता है। अब इसको आप मतलब ये तो समझ गए कि इसको सोशल एग्रीमेंट क्यों बोला जा रहा है, इसमें सोशल वर्ड क्या है, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का मतलब ये है, ये एक प्रकार का सोशल एग्रीमेंट इसलिए है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी ऐसी तो होती नहीं है डैट यू कैनॉट ब्रीच इट। एग्रीमेंट को, किसी भी एग्रीमेंट को कोई भी एक पार्टी ब्रीच भी तो कर सकता है, या दोनों पार्टीज भी ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन जब तक उस एग्रीमेंट में सारे लोगों को सहमति है, स्पेशली यहां पर अगर हम बात करें दो लोगों की सहमति है, तो ये एग्रीमेंट लाइफ टाइम कॉन्टिन्यूटी अपनी दिखाता है, तो शादी चलते चली जाती है। लेकिन अगर कोई एक भी पर्सन अगर बैकआउट करता है, दोनों पर्सन बैकआउट करते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है वो फिर एक टेम्पररी एग्रीमेंट बनकर रह जाता है, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। तो मैरिज कोई एक परमानेंसी वाली चीज नहीं होती है कि आप ये सोचो कि शादी अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मैरिज अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो एक परमानेंट नेचर की है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैरिज की परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सोशल एग्रीमेंट होता है। और वो सोशल एग्रीमेंट जो है, कभी भी कोई भी दो पार्टीज, दोनों मेल फीमेल या तो मेल या फीमेल, कभी भी उस एग्रीमेंट से बैकआउट कर सकते हैं। तो ये होती है मैरिज की परिभाषा। मैरिज इज अ सोशल एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, ठीक है, और ये एग्रीमेंट वैलिडेट होता है समाज की नजरों के सामने। तो हम यहां पर भी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है। मैरिज इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। यहां पर आप एक वर्ड अटैच कर देना, मैन एंड वुमेन, जर्नली, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मर्द और औरत के बीच में ही जो शादी है वो शादी है। बहुत सारे कंट्रीज के कल्चर एडवांस हो चुके हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं लेस्बियन मैरिजेस को भी, गे मैरिजेस को भी, ट्रांसजेंडर मैरिजेस को भी। भारत के समाज के अंदर ये एक्सेप्टेंस अभी तो नहीं आई है। ऑल्दो जैसे थर्ड जेंडर की अगर हम बात करें, ट्रांसजेंडर इज रिगार्डेड एज अ थर्ड जेंडर अपार्ट फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स, बट शादी भारत के समाज में ऐसी मानी जाती है, भारत के समाज के लोगों के द्वारा ऐसी मानी जाती है कि वही शादी शादी कहलाएगी जहां पर मर्द और औरत का एक संगम हो। इसके पीछे एक रीजन भी है दोस्तों।
सोशोलॉजिकली मैं आपको एक रीज़न भी बताता हूँ इसके पीछे क्यों ऐसा समाज का पर्सपेक्टिव होता है। थोड़ी सी ये वाली बात सोशोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। दुनिया भर के लोगों की ये मान्यता होती है कि अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैरिज अंग्रेजी के अंदर, या जिसको हम बोलें शादी हिंदी के अंदर, तो उसका एक आउटकम ये निकल कर आता है कि जो कपल है, मेल और फीमेल, वो दोनों मिलकर आगे चलकर प्रोक्रिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिसके थ्रू वो एक बच्चे को जन्म देंगे और वो बच्चा उन्हीं का खून होना चाहिए। अब अगर हम बात करें लेस्बियन मैरिजेस की, गे मैरिजेस की, इस प्रकार की मैरिजेस को इसलिए मान्यता नहीं मिलती है दुनिया भर के बहुत सारे समाजों के अंदर, बिकॉज लेस्बियन में क्या है, 2 फीमेल्स, गे में क्या है, 2 मेल, ये फीमेल फीमेल और मेल मेल आपस में मिलकर प्रोक्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में बच्चा नहीं आ सकता, बच्चा तो आ सकता है। कैसे आ सकता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन, सिंपल, गोद ले लेना। लेकिन समाज की नजरों में शादी वो चीज है जब जो बच्चा है वो आपका खुद का हो, गोद लिया हुआ बच्चा नहीं है। उस मैरिज को स्वीकारा जाता है समाज की नजरों में, क्योंकि समाज का यह मानना होता है शादी के बाद जो एक इमीडिएट आउटकम या नियर फ्यूचर का जो एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि जो कपल हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, वो प्रोक्रिएट करेंगे, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म देंगे, जो कि एक फीमेल के गर्भ में 9 महीने बड़ा होगा और 9 महीने बाद वो बाहर निकलेगा अपनी मां के गर्भ से, या निकलेगी, मेल फीमेल कोई भी, किसी को भी जन्म दे सकती है एक मां। इसलिए जो मेल और फीमेल के अलावा जो मैरिजेस होती है ना, अगर आपसे कहीं ये पूछ लिया जाए कि लोगों का प्यार है आपस में, एक फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, एक मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, LGBTIQ कम्युनिटी होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है लोगों की, तो फिर इनकी शादी होने में बाधा क्या है भारत के समाज के अंदर, या ऐसे समाज के अंदर, दुनिया भर के ऐसे समाजों के अंदर जहां पर पर्सपेक्टिव लोगों का इतना ब्रॉड नहीं हो रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन देनी रखी है इसलिए मैं आपको ये एडिशनल बता रहा हूं। आपका आंसर ये होना चाहिए कि शादी जो है उसको समाज से एक तो वैलिडेशन मिलती है, और समाज उस शादी को शादी मानता है जहां पर मर्द और औरत ही मिलकर सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन में एक प्यार हो सकता है एक लड़की का दूसरे लड़की के प्रति, एक लड़के का दूसरे लड़के के प्रति, वो लेस्बियन कपल हो सकता है, वो गे कपल हो सकता है, लेकिन वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो समाज को ये जो बच्चे के जन्म ना देने से जो दिक्कत होती है, इसलिए समाज ऐसी शादियों को मान्यता भी नहीं देता है। ठीक है, लेकिन क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? देखो, एक्सेप्टेबल ये चीज कि मतलब आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो या फिर आप बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दे पाओगे, आप आपस में शादी तो कर लो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेस्बियन एंड गे कपल्स की। ये चीज़ सही है कि गलत है? समाज की नज़रों में, सोसाइटल लेवल पर अगर आप बात करो तो ये चीज़ गलत है, लेकिन वहीं पर अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर बात करो तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस प्रकार की मैरिजेस को मान्यता मिलती है, और वो समाज हंसी खुशी LGBTIQ की मैरिजेस को मान्यता इसलिए भी देते हैं। इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मेंटली ब्रॉड हो चुके हैं या फिर वो अल्ट्रा मॉडर्न है। बात यहाँ पर मॉडर्निटी की नहीं है या मेंटल ब्रॉडनेस की नहीं है। बात यहाँ पर इसकी है कि समाज के लोग फिर ये मानते हैं कि चलो, अगर एक
लेस्बियन कपल की शादी हो रखी है, गे कपल की शादी हो रखी है, तो उनका बच्चा भले ही पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो किसी को गोद ले लेंगे आगे चलकर, अगर उनका मन करता है गोद लेने का, तो किसी एक अनाथ बच्चे को बहुत अच्छा जीवन मिल सकता है। तो ये तो बल्कि अपनी शादी कर कर, पेरेंट्स बनकर बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख सकते हैं, बल्कि उस बच्चे का। अब इससे रिलेटेड ऑब्वियसली बात है, हज़ारों प्रकार के इश्यूज उत्पन्न होते हैं, समाज के हज़ारों प्रकार की बातें बोलती हैं, निकल कर आती हैं। वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि सोसाइटी में, बात सिर्फ इंडियन सोसाइटी की नहीं है, सोसाइटी के कोई भी मुद्दे को आप पकड़ कर देख लो, कभी भी वो सिक्के का एक पहलू नहीं होता है। वहाँ पर समाज के लोग किसी भी चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। अच्छी बातें भी निकल कर आती हैं, बुरी बातें भी निकल कर आती हैं। समाज के लोग किसी चीज़ को सोशल वैलिडेशन भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सोशली बॉयकॉट भी करते हैं। अब वो एक इंडिविजुअल लेवल पर सही हो सकती है, लेकिन सामाजिक लेवल पर समाज उसको हमेशा गलत ही बोलेगा, आपकी निंदा ही करेगा। और इंडिविजुअल हमेशा पूरे अपने जीवन काल में ऐसे समाज के प्रेशर के चलते और अपने फ्रीडम के चलते एक पिसता रहता है इंडिविजुअल। उसको बहुत तकलीफ होती रहती है एक इंडिविजुअल को कि हम समाज की बातें सुने या फिर जो हमारा मन कह रहा है हम उसकी सुने। तो प्राथमिकता हमें किसको देनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी को या सोसाइटी को? ये एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत बड़ा एक डायलेमा होता है, असमंजस होती है कि किसकी बातों को हम प्राथमिकता दें। एक तरफ है सोसाइटी और एक तरफ है पर्सन की इंडिविजुअलिटी, उसकी थिंकिंग, उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी खुद। ठीक है, तो मैरिज एक ऐसा रिश्ता होता है मर्द और औरत के बीच में जनरली, जिसको रिकॉग्निशन मिलती है बाय कस्टम। या तो आप रीति रिवाज परंपरा करके शादी कर लो, तो कई लोगों का एक इंडिविजुअल लेवल पर यह मानना रहता है कि धार्मिक परंपराओं को, रीति रिवाज को निभाते हुए अगर दो लोगों के बीच में शादी हो रही है, जिसको वैलिडेशन दी थी समाज ने, समाज वहां पर मौजूद था उस शादी के टाइम पर, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की शादी हो, आप गुरुद्वारे में 4 चक्कर ले लो चुन्नी पकड़कर अपनी वाइफ का, लड़की का। इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग आप 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोल दो। आप चर्च में बाइबल की कुछ बातें पढ़ते हुए फादर के सामने आई डू बोल दो। या हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के अकॉर्डिंग आप 7 फेरे लो, मंगलसूत्र पहनाओ और सिंदूर भरो एक लड़की की मांग में। तो वो कस्टम्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी है क्या, अगर शादी को हमें शादी बोलना है धर्म के अकॉर्डिंग भी, तो गुरुद्वारे में 4 चक्कर लेना, इस्लामिक शादी में कबूले 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 बोलना, हिंदू शादी में 7 फेरे लगाना, चर्च के अंदर शादी हो रही है तो फादर के सामने आई डू बोलना ज़रूरी नहीं है। आपकी मैरिज को रिकॉग्निशन एक और तरीके से मिल सकती है, कानूनी तौर पर। कोर्ट में जाकर शादी कर लो। 2 लोगों की अगर आपसी सहमति है, घर वाले मना कर रहे हैं, समाज मना कर रहा है, ऐसा है वैसा है कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर लॉ इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। फिलहाल अगर हम बात यहाँ पर करें भारत के एक लॉ के संदर्भ में, तो 2 लोग अगर आपस में एक दूसरे को चाहते हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो शादी करना चाहते हैं, तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो। 2 लोगों के वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर ये ज़माना, ये दुनिया आपको कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। तो 2 प्रकार से शादी हो सकती है, याद रखना, या तो रीति रिवाज परंपराओं का सहारा लेकर या कानूनी तौर पर। अब जब भी 2 लोगों के बीच में शादी होती है तो उसके साथ आते हैं कुछ राइट्स, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ड्यूटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस। क्योंकि अब ये शादी के बाद ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है,
हाँ, कपल्स लाइवली हो सकते हैं कि वो पहले की तरह एंजॉय करें, बट अगर एक प्रॉपर तरीके से शादी हो रही है, किसी ने किसी को भगाया नहीं है, या फिर कोई भी शादी के बीच में लफड़ा नहीं आया हुआ है, तो दो परिवारों का संगम भी होता है दो लोगों की शादी की वजह से। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। शादी की वजह से सिर्फ दो लोग साथ में नहीं आते हैं, दो लोगों का परिवार साथ में आता है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था कि शादी के बाद अब आपकी एक पिताजी नहीं है, अब आपके दो पिताजी हैं, अब आपकी एक माताजी नहीं, अब आपकी दो माताजी हैं। अब आपके भाइयों की डेफिनेशन, आपकी बहनों की डेफिनेशन वो बढ़ जाती है, उसमें और रिश्ते ऐड हो जाते हैं। आप किसी की भाभी बनोगे, आप किसी के देवर बनोगे, आप किसी के जेठ बनोगे, आप किसी की साली बनोगे, आप किसी की देवरानी बनोगे, किसी की नंद बनोगे। ये रिश्ते नए नए इजाद होते रहते हैं जब भी घर परिवार में दो लोगों की दो परिवारों के बीच में दो लोगों की शादी होती है। तो उसके साथ कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी आती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी आती हैं। अब ये पहले की तरह रिश्ता नहीं रह जाता है कि कपल आपस में घूम रहे हैं, लड़का बाइक लेकर लड़की के घर के नीचे हॉर्न मार रहा है, हॉर्न मारने में लगा हुआ है, जल्दी आ जा मोमोज खाने चलना है। अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी बदल जाती हैं, थोड़ा सा टर्न लेती हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लेती हैं। और ये ऐसी चीज़ देखने को मिलती है इन बोथ द केस, दोनों साइड से, हस्बैंड की साइड से भी, वाइफ की साइड से भी। और यहां पर दो लोग एक यूनियन के अंदर एंटर करते हैं। और ये जो यूनियन वर्ड है ना, इसी यूनियन को मैंने आपको बताया था एक दूसरे टर्म के साथ, यही एक प्रकार का एक सोशल एग्रीमेंट होता है। ये यूनियन कोई परमानेंट नेचर का होगा, होने को हो सकता है, वो तो दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग और रिश्ते की मजबूती पर डिपेंड करता है, लेकिन ये यूनियन कोई परमानेंट नेचर का नहीं होता है। कोई भी अगर एक जन चाहे या दोनों चाहे तो इसको ब्रीच कर सकते हैं, इस संबंध को तोड़ सकते हैं। और इससे शादी की वजह से जो एक नियर फ्यूचर के अंदर जो एक आउटकम निकल कर आता है वो होता है प्रोक्रिएशन, कि बच्चे पैदा होते हैं दो लोगों की शादी होने की वजह से। लेकिन अगर वो दो शादी हो रही है तो खुद के बच्चे पैदा हो सकते हैं ओनली व्हेन मैन एंड वुमेन आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल इज इन्वॉल्व। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें या फिर दुनिया के बहुत सारे कल्चर और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, घर परिवारों में जहाँ पर बेटियाँ होती हैं, जहाँ पर लड़कियाँ होती हैं, वहाँ पर लड़कियों को ऐसे बड़ा करा जाता है कि परिवार वालों को पता होता है या उनकी मान्यता होती है, लड़कियों की दिमाग में वाली बात बचपन से डाली जाती है कि अभी तुम जिस परिवार के अंदर पैदा हुई हो ये तुम्हारा टेम्पररी परिवार है, और शादी जो है वो एक कुदरत की नियति है जिसको तुम्हें नियर फ्यूचर के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक लड़की की जो शादी की जो प्रक्रिया है वो उसकी डेस्टिनी है, ऐसा उसको विश्वास दिलवाया जाता है बचपन से। उसको ऐसा भी बोला जाता है कि जो मैरिड स्टेट है, यानी कि तुम शादीशुदा अगर जब बनोगी, एक लड़की को बताया जाता है उसके घर परिवार के द्वारा कि मैरिड स्टेट इज डिजायरेबल, कि बेटा शादी करना ज़रूरी भी है, और आगे चलकर जब तुम माँ बनोगी वो एक चेरिस्ड अचीवमेंट होगी तुम्हारी लाइफ की। अब यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ गिनी चुनी परसेंटेज की औरतें ही बहुत सारे समाज के अंदर ऐसी होती हैं जिनकी अपनी खुद की मनमर्जी चल पाती है। ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ women रिमेन अनमैरिड बाय चॉइस। यहां पर कीवर्ड की तरफ ध्यान देना, अनमैरिड बाय चॉइस, कि उनकी मर्जी चली और उन्होंने डिसाइड करा कि हमें किसी से शादी नहीं करनी है, एंड दे डिसाइड टू रिमेन अनमैरिड। अब सवाल ये उठता है, आप मुझे बताओ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ कंशा, कशिश, मयूर, रिया, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों, क्या हो जाएगा शादी करके?
संसार में क्या हो जाएगा? बताओ शादी करना क्यों जरूरी है? ये जरूरी है भी कि नहीं है, आप मुझे बताओ। आकांक्षा बताओ, शादी करनी चाहिए? चलो, एक आपका आंसर निकला कि वंश खत्म हो जाएगा अगर शादी नहीं करेंगे, तो प्रोक्रिएशन ही नहीं होगा, तो जहां पर फैमिली है वहीं स्टॉप हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल पॉइंट। और बताओ कशिश, शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आकांक्षा, रिया? शादी करने के क्या फायदे या नुकसान है बताओ, लोग क्यों करते हैं शादी? बोलो मयूर, क्यों करते हैं लोग शादी? एक तो वंश वाली बात आपने बोली, इसके अलावा? अबे गूंगो, बोलो, कुछ तो बोलो, कोई तो ओपिनियन होगा तुम्हारा। भूत बनकर बैठे रहोगे? सोशल प्रेशर होता है एक तो, इस वजह से। फैमिली प्रेशर। हाँ, एक मोमेंट पे इंसान को लगता है कि अब सेटल हो जाना चाहिए। सही बात है। तो देखो, मैरिज जो है, शादी इसलिए करी जाती है, इट इज सपोज टू प्रोवाइड सेटलमेंट। आपके जीवन में एक स्थिरता लेकर आती है शादी। कोई कुछ कह रहा है? बैलेंस लाइफ रहती है। हाँ, मयूर कह रहा है दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ते हैं। बैलेंस लाइफ रहती है, हाँ ठीक है, मतलब हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली आंसर करना है। तो मैरिज इज सपोर्ट टू प्रोवाइड सेटलमेंट। शादी आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखो कैसे कि अब ये मतलब देखो, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक हो सकता है कि इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव नेचर की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो औरतें हैं जो डिसाइड करती हैं, जो लड़कियाँ डिसाइड करती हैं कि उनको शादी नहीं करनी है, और उनको ऐसा कोई ग्रज नहीं है, कोई मर्द जाति से कोई नफरत नहीं है, लेकिन बस वो ये डिसाइड कर रही है कि उनको शादी नहीं करनी है। तो पर्सनल रीज़न उनके हो सकते हैं कि उनको जंगलों में जाकर तपस्या करनी है, उनको आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना है, या किसी ने कभी धोखा दे दिया हो, उस प्यार को वो भुला ना पा रहे हो तो उनको शादी नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मैरिज फिर भी, अगर हम यहाँ पर एक उसको एक अच्छे एंगल से समझे कि शादी अगर होती है, विलिंगली होती है, जैसे विलिंगली इन द सेंस के लव मैरिज भले ही नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज के थ्रू भी आपके घर वाले आपको जिससे मिलाते हैं, तो यू आर मतलब रेडी टू डू मैरिज, कि अब आपको लगता है कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। तो दिमाग में इंसान के चलता क्या है, हम इंसानों के अलग अलग प्रकार के दिमाग को समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि शादी शादी जैसे सोशल एग्रीमेंट के अंदर वो एंटर ही क्यों करते हैं। तो मैरिज जो है, इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड यू विद सेटलमेंट, कि आपकी एक सेटल्ड बैलेंस लाइफ चलती है, जैसे कि रिया ने भी बोला। सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलती है। मर्द को ये लगता है, जैसे एक बातें जैसे हम समाज के अंदर होती हैं कि जब हम थक हार कर घर आए तो कोई तो होना चाहिए हमें पानी देने के लिए, खाना बना बनाए रखा हो, अगर आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो, और घर पे बच्चे होंगे, हंसी खुशी का माहौल होगा, तो पूरे दिन की टेंशन, पूरे दिन की थकावट उनको देखकर उतर जाती है। लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर हम समाज के अंदर बात करें, तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको ऐसे मिलती है कि उनको ये लगता है कि माँ बाप हमारे साथ कब तक ही रहेंगे, समाज की नज़रें गंदी होती हैं, हमारे साथ एक परमानेंट मर्द का एक परमानेंट सपोर्ट होना चाहिए, जो कि हमें समाज के अंदर इज्जत दिलाए और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ सपोर्ट में खड़ा खड़ा रहे। दैट इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इज्जत। मैरिज आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन देती है सोसाइटी के अंदर। जीवन अगर आपका अधूरा चल रहा है तो वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटनेस मिलती है आपको शादी से, और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो ये चीज़ हालांकि विमेन के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, लेकिन ये मर्दों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अब ये जो बिलीफ है कि मैरिज इज सपोज टू प्रोवाइड सेटलमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, कंप्लीटनेस एंड कॉन्फिडेंस, ये बिलीफ कभी कभार ऐसा भी होता है, इट समटाइम्स जनरेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो।
among unmarried women. अब ये चीज़ कैसे है, ये यहाँ पर इतना पैराडॉक्सिकल नेचर के साथ क्यों लिखा हुआ है कि अभी तो राइटर हमें बता रहा था कि मैरिज जो है उससे पर्सन को एक बैलेंस लाइफ मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक इज्जत भरा जीवन मिलेगा और पर्सन कंप्लीट फील करने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर. लेकिन ये जो बिलीफ है ये कभी कभार कॉन्फिडेंस की कमी भी पैदा करती है, स्पेशली ऐसे लड़कियों के मन में जिनकी शादी नहीं हो रखी है. क्योंकि यहाँ पर शादी लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि इट्स अ लक फैक्टर. हम जिस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक लड़की के मन में ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो सकती है कि क्या पता हमारा जो हस्बैंड है आगे चलकर वो दारू पीता हो, समाज के अंदर हमें इज्जत ना दिला सके, कलेश करे. वो जिस रिस्पेक्ट की बात हो रही है वो रिस्पेक्ट हमें मम्मी पापा के घर पे रह के ज़्यादा मिल रही है, शादी के बाद वो रिस्पेक्ट हमें ना मिले. तो ये कभी कभार एक कॉन्फिडेंस को हिलाने का काम भी करता है ये सारी चीज़ें, जब कोई शादी के बारे में सोचता है, स्पेशली अनमैरिड वुमेन. दे ऑफन फेस इनसिक्योरिटी. अगर मान लो कि लड़कियों की शादी हो रखी है, जिन लड़कियों की शादी नहीं भी हो रखी है, तो उनके साथ समाज के अंदर ऐसा होता है, दे समटाइम्स फेस इनसिक्योरिटी एंड रियरली दे गेट ड्यू रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. सिमिलरली जो विधवा औरतें होती हैं या जो डाइवोर्सी होती हैं या जो सेपरेटेड वुमेन है, उनको भी समाज जो है वो अच्छी नज़रों के साथ नहीं देखता है, उनको भी रिस्पेक्ट समाज के अंदर कम ही मिलती है. तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं डैट स्टेटस ऑफ वुमेन लार्जली स्पेंस अराउंड हर मैरिटल स्टेटस इन इंडिया, कि अगर वो शादी कर लेंगी तो ज़्यादा बेटर जीवन होगा उनका. और यहां पर दिक्कत ये है ना कि जैसे कोई औरत डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, विडो है, तो यानी कि शादी तो उसकी हो रखी थी लेकिन पार्टनर सही नहीं मिला. तो जवानी के अंदर जैसे अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है या उसका डाइवोर्स हो गया, तो समाज फिर उसे, अगर वो सिविल सोसाइटी की पार्ट है, उसके घर वालों में अंडरस्टैंडिंग है, तो समाज उसे परस्यू मतलब वो पुश करेगा कि शी शुड गेट मैरिड अगेन. मेल को भी फीमेल को भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूरी बात फीमेल के पर्सपेक्टिव से हो रही है इसलिए हम एग्जाम्पल में फीमेल को लेकर चल रहे हैं. अब जो पेट्रियार्कल फैमिली सेटअप्स होते हैं वहां पर अगर एक लड़की शादी कर कर ससुराल आ रखी है तो उससे एक रोल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो घर का सारा काम करे अपनी नंद के साथ और अपनी सासू माँ के साथ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ के साथ. जबकि जो मेल मेंबर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी करवाने का मतलब है इनको सेटल करवाना, कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम कुछ काम धंधा करो, अब तुम ब्रेड विनर बनो, तुम्हें अपना खर्चा भी उठाना है, अपनी बीवी का भी खर्चा उठाना है, आगे चलकर बच्चों की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे कंधों पर आएंगी. लेकिन ये जो इक्वेशन होती है मैरिज के अंदर, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल होना. और इस इक्वालिटी के सिंबल की एक तरफ कौन है, मेल, एक तरफ फीमेल. लेकिन ये तराजू हमेशा बैलेंस नहीं होता शादी का. भारत के समाज की अगर हम बात करें या दुनिया की और भी कंट्रीज के समाज की अगर हम बात करें, मैरिज की जो इक्वेशन होती है ज्यादातर वो मेल पार्टनर के फेवर में होती है. एंड रेयरली, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, रेयरली मैरिजेस आर कंसिडर्ड एज इक्वल, या फिर मेल एंड फीमेल से ना मैरिज आर कंसिडर्ड एज इक्वल. क्योंकि शादी का मतलब तो वैसे ही है 50% एक वाइफ का कंट्रीब्यूशन, 50% एक हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन. लेकिन वाइफ के कंधों पर बहुत बार ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है. लेकिन राइटर यहां पर इस चीज को बहुत पॉजिटिव नोट के साथ एंड कर रहे हैं. राइटर का ये कहना है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो शहरी विकास होता चला जा रहा है हमारे देश में और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती चली जा रही है, अर्बन एरियाज जो पनपते चले जा रहे हैं, जहाँ पर लोग अब घरों से काम घरों के बाहर निकलते हैं काम करने के लिए और सिर्फ मेल
मेंबर की अर्निंग पर घर नहीं चल सकता, तो वो अपनी चाहते हैं कि अपनी वाइफ को भी बाहर भेजें काम वगैरह करने के लिए, सिर्फ उनको घर में पिंजड़े के तोते की तरह कैद करके ना रखें। तो ये जो फैमिली रिलेशंस हैं कि अभी तक ये माना जाता था कि शादी के बाद जो औरतें हैं, जो वाइफ्स हैं, वो घर का कामकाज संभालेंगी, सासू माँ का साथ देंगी, नंद का साथ देंगी, मतलब बेसिकली उनको घर पे रहना है। और मेल मेंबर से एक्सपेक्टेशन होती थी कि उनसे उनसे ये रोल एक्सपेक्टेशन करी जाती थी कि वो घर के बाहर जाएंगे और ब्रेड विनर्स का रोल निभाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये फैमिली रिलेशन जो हैं अब ये चेंज हो रहे हैं। अब शहरों में तो पैटर्निटी लीव का भी कॉन्सेप्ट है कि लड़की की प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो रखा है तो माँ ऑफिस से छुट्टी नहीं लेगी, उस बच्चे का जो बाप है वो छुट्टी ले लेगा बच्चे को संभालने के लिए। तो कुछ कुछ फैमिलीज के अंदर फीमेल्स को पुश करा जाता है कि डोंट लीव योर जॉब, बोरिंग मदर बनकर घर पे मत रह जाना, तुमने इतनी मेहनत करी अपने करियर के लिए तो उसकी तरफ आगे वर्क करो। तो वो दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइफ को समाज के अंदर इज्जत दिलवा सकते हो या नहीं दिलवा सकते हो, क्योंकि ये समाज जो है ये फीमेल्स को इक्वालिटी के बेसिस पर ट्रीट नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू मेन, एट पार विद मेन। एक वर्ड यूज होता है ना, एट पार, इक्वालिटी के बेसिस पर। ये जो मैरिज की जो इक्वेशन होती है ज़्यादातर मेल पार्टनर की फेवर में ही होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करा, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।